नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। चैनल द्वारा हर सब्जेक्ट का क्विक सीरीज़ वीडियो चलाया जा रहा है, इसका पूरा लाभ उठाइए। दरअसल कुछ समय से लैपटॉप ख़राब हो गया था तो उसको मैंने रिपेयर करवाया है, इसीलिए मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कोशिश रहेगी कि अब से कंटिन्यू वीडियो आपको मिल सकें, ठीक है। इससे पहले पॉलिटी का मैंने वीडियो डाला था, अब ये ज्योग्राफी का है। इसी तरीके से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सनसेस, साइंस सभी सब्जेक्ट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा क्विक सीरीज़ के माध्यम से, और इन वीडियो को प्लेलिस्ट में भी लगा दूंगा। हर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पॉलिटी का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, ताकि आप बाद में भी रिवीजन कर सकें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्योग्राफी के हैं सभी क्वेश्चंस। पहला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वालामुखी पर्वतमाला रिंग ऑफ फायर की अवस्थिति निम्न में से किस महासागर में है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर क्या है ये देखिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सी कंट्रीज़ रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आती हैं। तो कुल मिला के 16 कंट्रीज़ आती हैं, वो दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? पहले प्रश्न का सही जवाब है प्रशांत महासागर। प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि प्रशांत अग्नि मेखला ज्वालामुखी के अंतर्गत कौन से राष्ट्र आते हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए, पूछा जा चुका प्रश्न है। 16 कंट्रीज़ का मैं नाम बताऊंगा अभी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा देश रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत नहीं आता, प्रशांत अग्नि मेखला के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन देखिए, चिली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। कुल मिला के 16 कंट्रीज़ हैं। चिली, मैक्सिको, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, अंटार्कटिका, रशिया, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, कनाडा, पेरू, ताइवान और ग्वाटेमाला। इन्हीं में से क्वेश्चन जो है 4-4 विकल्प के रूप में पूछ सकता है, प्रश्न के रूप में, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए फटाफट। चिली, मैक्सिको, यूएसए, अंटार्कटिका, रशिया, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, कनाडा, पेरू, ताइवान, ग्वाटेमाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़े खदानों में से एक, चिली में स्थित चुकी माता खदान निम्न में से किस अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पहले याद रखना है, चुकी माता खान कहाँ पे है? चिली में है। किसके लिए फेमस है? दुनिया की सबसे बड़ी खदान है ये। ऑप्शन है लोहा, यूरेनियम, जिंक, तांबा। सही जवाब हो जाएगा तांबा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तांबा की सबसे बड़ी खान चुकी माता किस राष्ट्र में स्थित है? सुमेल करने को भी आ सकता है और डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। सही जवाब हो जाएगा चिली। भारत में खेतड़ी खदान जो है किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। इसको भी याद रखना है आपको। राजस्थान की खेतड़ी खदान जो है वो तांबे के लिए फेमस है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को क्या कहा जाएगा? ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, भूकंपन रेखाएं, सह भूकंपन रेखाएं, सह भूकंप रेखाएं। ऑप्शन डी, सम भूकंपन रेखाएं। इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा। सिस्मोलाइंस, कोसिस्मिल लाइंस, होमोसिस्मिल लाइंस, आइसिस्मिल लाइंस। सही जवाब क्या होगा? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सह भूकंप रेखाएं, होमोसिस्मिल लाइंस, ठीक है। चलिए, भूकंप के संदर्भ में विचार करें।
भूकंप के आने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होगा? ये प्रश्न भी 2 से 3 बार पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, उल्कापात, प्लेट विवर्तनिक, भू परिभ्रमण, परमाणु बम। अन्य बार जब ये प्रश्न पूछा गया तो ऑप्शन क्या दिए गए थे? अन्नाच्छादन, भू घूर्णन। तो भूकंप आ सकता है उल्कापात के कारण, प्लेट विवर्तनिक के कारण, परमाणु बम के प्रयोग के कारण आ सकता है, लेकिन भू परिभ्रमण, भू घूर्णन और अन्नाच्छादन के तहत नहीं आ सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार भू परिभ्रमण दे दिया गया था पेपर में और एक बार भू घूर्णन। तो ध्यान रखिएगा, एस्ट्रॉइड्स आ जाए तो भी भूकंप आ सकता है, प्लेट विवर्तनिक हो जाए तो भी जो है भूकंप पैदा हो सकता है, और परमाणु बम के प्रयोग से भी भूकंप आ सकता है। अगर भूकंप आ जाए समुद्र के नीचे की भूमि पर, तब उस स्थिति में सुनामी पैदा होती है। ये भी पता होना चाहिए आपको। सुनामी पैदा होने का मुख्य और एकमात्र कारण क्या है? तो भूकंप प्लेट विवर्तनिक। पहले प्लेट विवर्तनिक, प्लेटें हिलेंगी, महाद्वीपों की जो प्लेट हैं वो हिलेंगी, उनके घर्षण से भूकंप उत्पन्न होगा और उन भूकंप से सुनामी उत्पन्न होगी महासागरों में। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न भी भूकंप के संदर्भ में है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। पूछा गया प्रश्न है, प्राथमिक तरंगे प्राइमरी वेव्स केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं और सबसे पहले पहुंचती हैं। सेकेंडरी वेव्स द्वितीयक तरंगे पृथ्वी के अंदर सभी माध्यम से गुजरती हैं। कथन 3, रिक्टर स्केल पर भूकंपीय तरंगों का वेग मापा जाता है। इन तीनों कथनों में कौन सा कथन सही है ये बताना है। कठिन श्रेणी में आता है ये प्रश्न और पूछा जा सकता है। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा केवल 3। जी हाँ, ऑप्शन डी। प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया गया है। प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी माध्यम से गुजर सकती हैं और सेकेंडरी वेव्स केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती हैं। प्राथमिक तरंगें पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ये बात सही है, और रिक्टर जो द्वितीयक तरंगें हैं वो प्राइमरी वेव्स के बाद ही पहुंचती हैं। तो थोड़ा सा घुमा दिया गया है। प्राथमिक तरंगें सभी माध्यम से गुजरती हैं, जबकि द्वितीयक तरंगें केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। चलिए, निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? 2 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। प्रश्न बनकर आ सकता है इस फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या पूछता है इस पे फोकस करिएगा। सक्रिय पूछ रहा है कि निष्क्रिय पूछ रहा है, या फिर ज्वालामुखी की अवस्थिति पूछ रहा है, किस राष्ट्र में है। 3 फॉर्मेट में प्रश्न बनते हैं यहाँ से, सक्रिय, निष्क्रिय और किस राष्ट्र में अवस्थिति है। तो माउंट मेरापी इंडोनेशिया, टाल ज्वालामुखी फिलीपींस, माउंट विसुवियस इटली और किलिमंजारो तंजानिया। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो किलिमंजारो है वो शांत ज्वालामुखी है, निष्क्रिय है काफ़ी लंबे समय से। जबकि माउंट मेरापी इंडोनेशिया, टाल ज्वालामुखी फिलीपींस और माउंट विसुवियस इटली में जो है, ये तीनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दुनिया में कई सारे ज्वालामुखी हैं, किसी भी रूप में आपसे प्रश्न बनकर आ सकता है। ठीक है, तो फॉर्मेट को देखते चलें। चलिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ सकूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है? फ्यूजियामा पर्वत, कोटोपैक्सी पर्वत, माउंट एटना, किलिमंजारो। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा किलिमंजारो है, फ्यूजियामा जापान का है, एटना पर्वत कहाँ का है कमेंट करके बताइएगा। सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, कहाँ पर है? इक्वाडोर कंट्री में। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र महाद्वीप का एक देश है इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। ठीक है, तो कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी। निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? लिपारी द्वीप इटली, अंडमान निकोबार भारत का, उसमें बैरन द्वीप है, हवाई द्वीप यूएसए,
चिम्बोरोजो द्वीप, इक्वाडोर। 2 बार पूछा गया है चिम्बोरोजो। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा चिम्बोरोजो जो है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जबकि लिपारी द्वीप, बैरन द्वीप, हवाई द्वीप ये तीनों ही सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप समूह हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विचार करें कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। अटाकामा मरुस्थल की अवस्थिति दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश चिली में है। यह स्थल संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह मरुस्थल सोडियम, तांबा, सोना का जो अयस्क है उसका भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। चौथा कथन है इस मरुस्थल को महान मृतक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तीनों कथनों को आपने पढ़ा, तीनों में से कौन सा कथन सही है? कूट देख लीजिए, सभी सही हैं। 1 2 3, 1 3 2 3। तो यहाँ पर जो कथन 4 है, इस मरुस्थल को महान मृतक घाटी भी कहा जाता है, ये कथन गलत है क्योंकि ये कैलिफोर्निया की घाटी को कहा जाता है। ठीक है, महान मृतक घाटी। बाकी के यहाँ पे 3 जो है स्टेटमेंट सही हैं। अटाकामा मरुस्थल की अवस्थिति चिली में है, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और यहाँ पर सोडियम, तांबे और सोने के बड़े अयस्क क्षेत्र भी हैं। चूँकि माता जो खदान है वो भी इसी अटाकामा मरुस्थल में ही स्थित है, जो तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खदान है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न कुछ कठिन है। पूछा गया प्रश्न है निम्न में से कौन से बादल बारिश के बादल कहलाते हैं? ऑप्शन है पक्षाब मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, कुमुलोनिम्बस मेघ, मध्य कपासी मेघ। तो सही जवाब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, वर्षा स्तरी मेघ और कुमुलोनिम्बस मेघ। ऑप्शन बी। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है। प्रश्न को थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है, जैसे कि कह देगा कि विषुवत रेखा पर गहन वाष्पन से होने के कारण जो वर्षा होती है उसको क्या संज्ञा दी जाती है। भूमध्य रेखा पर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा पर होने वाली वर्षा अलग है, भूमध्य सागर के क्षेत्रों में होने वाली वर्षा अलग उसको कहलाएगी। थोड़ा थोड़ा अंतर समझिए, प्रश्न पूछे गए हैं और ये दोनों कंसेप्ट एकदम अलग है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो वर्षा होती है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा से अलग वर्षा है। दोनों का कंसेप्ट अलग है, दोनों पे प्रश्न बन चुका है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फिलहाल यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर होने वाला जो वर्षा है उसका पूछा गया है। तो सही जवाब है, ऑप्शन देख लीजिए, वाताग्र वर्षा, संवहनीय वर्षा, मानसूनी वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। अब जैसे कि भारत है, तो भारत देश में वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी कि यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। लेकिन अगर मैं कीनिया की बात करूँ, कीनिया जो कि विषुवत रेखा पर स्थित है, वहाँ पर जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है और डेली वर्षा होती है, 12 बजे के बाद होती है, क्योंकि वो विषुवत रेखा पे है, सूर्य सर पर होता है, तेज किरणें पड़ती हैं, वाष्पन बहुत ज़्यादा होता है, एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है वृक्षों के द्वारा, और यही कारण है कि वहाँ पर डेली बारिश होती है। ठीक है, और इस तरह की जो बारिश है इसको संवहनीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, तो कीनिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि भूमध्य रेखीय में वर्षा किस सीजन में होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, माफ़ कीजिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो शरद ऋतु में होती है। आगे प्रश्न मैंने बनाया हुआ है, उस पर अभी देखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, प्रश्न एक पूछ सकता है कि विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, किस अक्षांश पर पाई जाएगी। ये प्रश्न पूछा गया है 30 से 40 डिग्री अक्षांश पे, 0 डिग्री अक्षांश पे, या फिर 90 डिग्री अक्षांश पे, 60 डिग्री अक्षांश पे, चीनी समतुल्य जलवायु के क्षेत्र में। इस तरह के प्रश्न कुछ भी बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, और ये जो वन है सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर, इक्वेटर पे। ठीक है, कीनिया जैसे राष्ट्रों में।
कीनिया, इंडोनेशिया, ये विषुवत रेखा के अंतर्गत आने वाले राष्ट्र हैं। तो यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ पर जो जंगल स्थापित हुए हैं वो दुनिया के सबसे हरे भरे वृक्ष हैं और विश्व का फेफड़ा भी इनको कहा जाता है। यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा बायोमास भी पाया जाता है। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि विषुवतीय वर्षा वनों की मिट्टी किस प्रकार की होती है। ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन होंगे, उसमें याद रखना है आपको पीट मृदा कहलाती है, पीट मृदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरद ऋतु में वर्षा निम्न में से किस प्रकार के प्रदेश का उदाहरण है। मैं इस प्रश्न की बात कर रहा था। ये प्रश्न भी जो है 2 से 3 बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है और खंड शिक्षा अधिकारी में भी पूछ सकता है। बेसिक कंसेप्ट है, एनसीईआरटी किताबों में प्रश्न जो है दे रखा है। ऑप्शन देखिए, चीनी समतुल्य जलवायु, विषुवतीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और मानसूनी प्रदेश। अब ये जो ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश, इसकी जगह भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी दे सकता है, दिया हुआ है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। भूमध्य सागरीय प्रदेश अलग है, भूमध्य रेखा प्रदेश अलग है। भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा की बात कर रहा है, कीनिया, इंडोनेशिया वाले राष्ट्रों की, जबकि भूमध्य सागरीय प्रदेश इंग्लैंड की बात हो रही है। और ये जो वर्षा है जो शरद ऋतु में होती है, ये विशेषता है इंग्लैंड जैसे देशों की जो कि भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो शरद ऋतु में वर्षा, ये उदाहरण है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। बेस्ट एग्जाम्पल है लंदन, जहाँ पर शरद ऋतु में सर्दी में बारिश होती है। भारत में जो बारिश होती है वो गर्मी में होती है। भारत एक मानसूनी प्रदेश है। ठीक है, चलिए। और विषुवतीय प्रदेश में पूरे 12 मास बारिश होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चीनी समतुल्य जलवायु एक अलग तरह की जलवायु है, वहाँ पे जो है शीत टाइप की जो है जलवायु रहती है। इसके ऊपर हम फिर कभी जो है प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अक्टूबर और नवंबर के माह में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, छोटा नागपुर पठार। मानसून से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि भारत की जो भूमि है वो किस प्रकार के मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, ये याद रखना है आपको। दक्षिण पश्चिम मानसून के आने के समय जो चेन्नई है वो सूखा रह जाता है। दरअसल चेन्नई जो है वो लौटते हुए मानसून यानी कि उत्तर पूर्व मानसून से जो है बारिश वर्षा प्राप्त करता है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा अक्टूबर और नवंबर के माह में होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो भारत का पूर्वी जो तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, मालाबार तट किसे कहते हैं, कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, कोंकण तट किसे कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। और इसको फिर से मैं मैप के माध्यम से एक बार आपको समझाऊंगा ज़रूर, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल इसका जवाब है तमिलनाडु और चेन्नई। तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में प्रश्न बन जाए तो तमिलनाडु पे क्लिक करिएगा। अगर तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं हो तो चेन्नई, जो सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है अक्टूबर नवंबर के माह में। और यही कारण है कि लौटते हुए मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी से पानी उठाता है और इसी समय हुदहुद और कई तरह के चक्रवात हमें देखने को मिलता है अक्टूबर और नवंबर के समय में पूर्वी भारत के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से ज्वारीय वन किसे कहेंगे। ज्वारीय वन प्रश्न में दे दे, कच्छ वनस्पति दे दे, दलदली वनस्पति दे दे। कई तरह से प्रश्न बने हैं इस पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर के द्वारा। ज्वारीय वन देकर के पूछ सकता है, इकोटोन वनस्पति देकर के पूछ सकता है, ज्वारंद मुखी वनस्पति देकर के पूछ सकता है, सुंदरी वन देकर के पूछ सकता है। तो निम्न में से ज्वारीय वन किसे कहते हैं। ऑप्शन है सदाबहार वर्षा वन, सुंदरी वन, मानसून वन, शंकु वृक्षी वन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सुंदरी वन। ऑप्शन में यहाँ पे मैंग्रोव वन भी दे सकता है, मैंग्रोव को सुंदरी वन भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन है वो हमारे भारत के पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर डेल्टा बनाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। वहीं पर इस अवस्थिति है सुंदरी वनों का, मैंग्रोव्स वन का। और मैंग्रोव्स वन सबसे बड़ा उदाहरण है किसका, इकोटोन का। एक ऐसा संक्रमणीय क्षेत्र जहाँ पर जल और भूमि आपस में जुड़ते हैं और एक अलग तरह की जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं।
इकोटोन पे कई बार प्रश्न बन चुका है यूपीपीसीएस में, तो याद रखिएगा इकोटोन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैंग्रोव वन, सुंदरी वन, ज्वारंदमुखी वन, कच्छ वनस्पति वन। ठीक है। शंकु वृक्षी वन, दुनिया में आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वन अगर कोई है तो वो है शंकु वृक्षी वन। इसका जो सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ है वो कनाडा साइड में हुआ है और इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। सदाबहार वर्षावन तो मैंने बता ही दिया। विषुवत रेखीय पर जो उगने वाले वन हैं वो हैं भारत में, जो पूर्वोत्तर भारत है, उत्तर पूर्व जो है वहाँ पर सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। कारण है भारत जो मानसूनी जलवायु का जो प्रदेश, जो देश है, वहाँ पर जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व में होती है। यही कारण है कि यहाँ पर सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में और पूर्वोत्तर भारत में। इकोटोन पता चल गया आपको। ध्यान रखिएगा ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन पर प्रश्न बनकर आ सकता है। चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। क्वेश्चंस कुछ कम हैं, मैं क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाऊंगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और जो पिछले समय से मैं कुछ वीडियोस कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा था उसका रीज़न मैंने बताया, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा लैपटॉप में ख़राबी आ गई थी, इसको फ़िलहाल मैंने रिपेयर के लिए भेजा हुआ है और ये सेकंड लैपटॉप है, इस पे काम कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू वीडियो आएगी, अपना सपोर्ट यूं ही हमें देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।